हेलो फ्रेंड्स, अपनी लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था रीवैल्यूएशन अकाउंट और उसका एक एग्जांपल मैंने आपको करवाया था। तो अब इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स एंड लॉसेस। तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं हमारे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, जो पार्टनर्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस जो भी प्रॉफिट्स होते हैं उन सारे ही प्रॉफिट्स को पार्टनर्स यूटिलाइज नहीं करते हैं। कुछ प्रॉफिट का कुछ ऐसा पार्ट होता है जिसको फ्यूचर कंटिजेंसीज के लिए, फ्यूचर के लिए हम अपने पास सेव करके रखते हैं। जैसा कि हम लोग ये जानते हैं कि हमारे घर वाले भी हमको यही समझाते थे हमेशा बचपन से कि कोई भी अगर इनकम हो रही है तो उस इनकम को पूरा स्पेंड नहीं करना है हमको, मतलब हम पूरा खर्चा नहीं करते हैं उस पैसे को, कुछ ना कुछ अमाउंट अपने पास सेव करके रख लेते हैं फ्यूचर के लिए। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि कॉन्सेप्ट होता है, हम लोग बिजनेस में कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट हमको यही हमेशा समझाता है कि ऑलवेज एक्सपेक्ट फॉर फ्यूचर लॉसेस नॉट फॉर फ्यूचर गेन्स। मतलब हमेशा हमें फ्यूचर में होने वाले लॉसेस के लिए रिजर्व्स क्रिएट करके रखने चाहिए। मतलब हमको हमेशा ये सोचना चाहिए कि फ्यूचर में हमको नुकसान हो सकता है। अगर हम ये सोचेंगे तो हम अपने पास आज ही अपने खर्चों को कम कर लेंगे और अपने पास सेविंग्स मेंटेन करेंगे, और वही सेविंग्स हमारी फ्यूचर में कोई अगर हमें प्रॉब्लम आती है, कोई अनफॉर्सीन लायबिलिटी आ जाती है, तो उन लायबिलिटीज को मीट आउट करने के लिए हमारी वही सेविंग्स हमारे काम आती हैं। तो इसीलिए ऐसे रिजर्व्स को क्रिएट किया जाता है। तो जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड या प्रॉफिट लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, अगर ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे गिवन हो, दैट मीन्स ये इनके पार्टनर्स का अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है। और अगर इसी तरह से कुछ स्पेसिफिक रिजर्व्स होते हैं जिनको जो है स्पेसिफिक पर्पस के लिए फॉर्म बनाया जाता है, जैसे वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो इनका मेन पर्पस होता है कि अगर कोई ऐसा वर्कमैन को कोई ऐसा एक्सीडेंट हो जाए या वर्कमैन को कभी कोई वर्कर्स को हमें कोई कंपेंसेशन देना पड़े, तो उस टाइम पे हमारे पास प्रॉपर रिजर्व्स होंगे तो हमको कम नुकसान बियर करना पड़ेगा। तो उन्हीं का ट्रीटमेंट मैं आज आपको समझाऊंगा कि किस तरह से उनको हम पार्टनरशिप में जब एडमिशन होता है किसी न्यू पार्टनर का, तो हम रिजर्व्स का ट्रीटमेंट किस तरह से करते हैं। तो ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, तो इसमें होते क्या है? रिजर्व फंड, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, क्रेडिट बैलेंस। इनको जब हम, अगर ये चीजें हमको लायबिलिटी साइड पे गिवन हो, इफ गिवन इन लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, देन such reserves are distributed among old partners in old profit sharing ratio। मतलब इस तरह के अगर रिजर्व्स होते हैं, क्वेश्चन में हमको दिए रहते हैं बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में, तो इन रिजर्व्स को हम राइट ऑफ कर देते हैं ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ओल्ड पार्टनर्स में। तो उसकी जर्नल एंट्री क्या पास होती है हमारी? उसकी जर्नल एंट्री हम पास करते हैं रिजर्व फंड डेबिट या फिर जनरल रिजर्व डेबिट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें अमाउंट आ जाता है और यहां पर ये ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं इस रिजर्व को। रिजर्व, प्रॉफिट लॉस या फिर जनरल रिजर्व या रिजर्व फंड का बैलेंस लायबिलिटी साइड में दिया होता है। लायबिलिटी साइड का मतलब कि इनका क्रेडिट बैलेंस होता है। लायबिलिटीज ऑलवेज हैव क्रेडिट बैलेंस। तो अगर हमें किसी लायबिलिटी को राइट ऑफ करना है, अगर किसी क्रेडिट बैलेंस को खत्म करना है, तो हम उसको डेबिट कर देते हैं। तो यहां पर हम क्या कर देंगे? रिजर्व फंड, जनरल रिजर्व या पीएल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
क्योंकि इसका पैसा मिलना किसको है, पार्टनर्स को। तो पार्टनर्स की कैपिटल क्या होगी, इससे बढ़ जाएगी। जो प्रॉफिट्स उन्होंने पहले डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए थे, अब जब वो प्रॉफिट्स उनको मिलेंगे तो उनकी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। कैपिटल इंक्रीज होगी तो लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो क्रेडिट हो जाएगी। तो इस तरह से जर्नल एंट्री हम इसकी करते हैं। इसी तरह से कुछ होते हैं स्पेसिफिक रिजर्व्स। स्पेसिफिक रिजर्व, इसमें मैंने आपको बताया क्या होता है, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व या फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, given in balance sheet on liability side। ये भी हमको बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर दिए होते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इनका मेन पर्पस यही होता है कि किसी मेन स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया जाता है कि वर्कमैन अगर किसी वर्कर को कोई नुकसान हो रहा है तो उसको कंपेंसेट करने के लिए, उस नुकसान की भरपाई करने के लिए इस रिजर्व का इस्तेमाल किया जाता है। या फिर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अगर हमारी कम हो रही है, मार्केट वैल्यू कुछ कम हो जा रही है, बुक वैल्यू ज्यादा है, तो उस केस में अगर जो भी लॉस हो रहा है उस लॉस को हम इस रिजर्व से कंपेंसेट कर सकते हैं, उस लॉस को इस रिजर्व से राइट ऑफ किया जा सकता है। तो इन रिजर्व्स के लिए भी यही एंट्री पास होती है कि अगर कोई क्लेम है, इन केस कोई क्लेम हमको पे करना है वर्कर्स को, इन केस ऐसे एक एग्जांपल है कि वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व हमारे पास है ₹50,000 का। तो इसमें हम 3 केस में एंट्री पास कर सकते हैं। फर्स्ट केस है इफ देयर इज नो क्लेम, अगर कोई भी क्लेम नहीं है, 50,000 हमारे पास रिजर्व है लेकिन कोई क्लेम नहीं है, कुछ भी देना नहीं है हमको किसी वर्कर को, तो उस केस में ऑल पूरा जितना भी रिजर्व होगा 50,000 ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। 50,000 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड among old partners in old profit sharing रेशियो। ध्यान रखना है कि कोई भी रिजर्व पुराना है, वो पुरानी सारी चीजें हमेशा पुराने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होंगी। इफ देयर इज क्लेम फॉर से ₹20,000, अगर 20,000 क्लेम हमको पे करना है तो इस केस में 20,000 हम क्लेम में दे देंगे, 50,000 हमारे पास टोटल रिजर्व था, 20,000 क्लेम चला गया, तो बाकी का 30,000 जो बचेगा, 30,000 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हम 30,000 को ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कभी कभी ये भी होता है इफ क्लेम इज ₹60,000, हमारे पास रिजर्व था 50,000 का लेकिन हमारा क्लेम आ गया 60,000 का। इस केस में पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट तो कुछ नहीं होगा बल्कि ₹10,000 रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड पर चले जाएंगे। 10,000 will be shown on the debit side of revaluation account। ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि हमारे पास लायबिलिटी को पे करने के लिए अमाउंट जो रिजर्व था वो कम था और 10,000 हमारी एक्स्ट्रा लायबिलिटी हो रही है। तो हमने एक रिवैल्यूएशन अकाउंट में पढ़ा था इफ देयर इज इंक्रीज इन लायबिलिटी, तो उस इंक्रीज इन लायबिलिटी को हम डेबिट साइड पर
शो करते हैं। तो ये 3 केस यहां पर होते हैं। रिजर्व है, कोई क्लेम नहीं है, तो 50,000 पूरा का पूरा अमाउंट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर क्लेम 20,000 का है, रिजर्व 50,000 था, क्लेम 20,000 है, तो उस केस में 30,000 जो होगा बचा हुआ 50 माइनस 20 करके 30,000 रुपीज इसको हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और अगर क्लेम हमारा 60,000 का है, तो उस केस में पूरा का पूरा अमाउंट रिजर्व का तो हमारा क्लेम में खर्च हो ही गया, उसके बाद भी हमारी एक लायबिलिटी 10,000 की अभी बच रही है, तो उस रिमेनिंग 10,000 को हम रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड पर शो करेंगे। इसके बाद मैं आपको अभी एक एग्जांपल भी करके बताता हूं कि किस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं एग्जाम में क्वेश्चन को। A, B and C are partners sharing profits and losses in the ratio of 2:2:1. They admitted D for 1/4 share with effect from 1st April 2017. An extract of their balance sheet as at 31st March 2017 is as follows. Workman compensation reserve is given 80,000 on the liability side. Show the accounting treatment under the following alternative cases. Case 1, if there is no other information, it means there is no claim. Second case, if a claim of workman compensation is estimated at rupees 50,000. Case 3, if claim for workman compensation is estimated at rupees 80,000. And case 4, if a claim for workman compensation is estimated rupees 1 lakh. तो जैसा आपने भी देखा है, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:2:1 और वो डी एक नए पार्टनर को एडमिट कर रहे हैं। क्वेश्चन में हमको सिर्फ ये दिया हुआ है कि अगर हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व लायबिलिटीज में गिवन है तो उसको हम किस तरीके से अलग अलग तरीके से हम क्वेश्चन में डील करेंगे। तो उसके लिए अलग अलग केसेस दिए हैं, मैं सारे केसेस की आपको जर्नल एंट्रीज बताऊंगा इसमें। तो हमारा सबसे पहली चीज जो हमको नोट करने वाली है वो है ए बी सी 3 पार्टनर्स, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दैट इज 2:2:1, 2/5, 2/5 एंड 1/5। केस 1 दिया हुआ है कि हमको WCR का अमाउंट 80,000 है एंड इफ देयर इज नो क्लेम, मतलब वहां पर कोई इंफॉर्मेशन और नहीं दी है कि हमको कोई क्लेम पे करना है या नहीं पे करना, तो हम यही मानेंगे कि हमको कोई भी क्लेम पे नहीं करना है। तो इस केस में जितना भी रिजर्व का अमाउंट होगा पूरा रिजर्व का अमाउंट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो एंट्री पास होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए's कैपिटल अकाउंट टू बी's कैपिटल अकाउंट टू सी's कैपिटल अकाउंट। और यहां पर अमाउंट आ जाएगा 80,000 और इसमें अमाउंट आएगा 80,000 इंटू 2/5, यहां पर भी इंटू 2/5 और यहां पर 1/5। इस तरह से इनके अमाउंट्स आएंगे। तो इनका अमाउंट आ जाएगा 32,000 ए का, 32,000 बी का एंड 16,000 सी का। अगर कोई क्लेम नहीं है तो जो भी रिजर्व का अमाउंट होगा वो पूरा रिजर्व तीनों पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। केस 2 है जहां पे दिया है इफ देयर इज क्लेम ऑफ रुपीज 50,000, मतलब 50,000 उनको क्लेम पे करना है। अब हमको ये देखना पड़ता है कि पार्टनर्स ने कंपनसेशन के रिजर्व मेंटेन किया था 80,000 बट 50,000 का क्लेम हमको पे करना है, तो रिजर्व ज्यादा है क्लेम कम है। तो मैंने बताया था जितना भी रिमेनिंग रिजर्व होता है उसको पार्टनर्स में उनके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। वहां पर हम रिजर्व को डेबिट कर रहे हैं और यहां पर हम क्लेम को क्रेडिट कर रहे हैं कि उनको हमको क्लेम देना है। टू ए's कैपिटल अकाउंट टू बी's कैपिटल अकाउंट टू सी's कैपिटल अकाउंट।
अमाउंट कैसे आएगा, रिजर्व हमारा 80,000 था, 80,000 से डेबिट होगा। प्रोविजन फॉर क्लेम, क्लेम हमको 50,000 पे करना है, तो जितना क्लेम पे करना है उतना क्लेम में क्रेडिट हो जाएगा। बाकी का क्या बच गया, 30,000, 80 में से 50 चले गए तो बाकी बचा 30। अब 30,000 को हम इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 30,000 इंटू 2/5 ये आ जाएगा हमारा 12,000, 12,000 A, 12,000 B एंड 6,000 C। इस तरह से हमारा ये प्रोविजन का जो अमाउंट, रिजर्व का जो अमाउंट होगा, इसको हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जितना क्लेम देना है वो क्लेम में क्रेडिट और बाकी का पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमारा सेकंड केस खत्म। थर्ड केस है हमारा जहां लिखा हुआ इफ देयर इज क्लेम फॉर 80,000, मतलब जितना रिजर्व था पूरा पूरा उतना ही पूरा क्लेम भी था, तो उस केस में जितना रिजर्व का अमाउंट है पूरा का पूरा अमाउंट हम क्लेम में ट्रांसफर कर देंगे। तो यहां पर एंट्री होगी वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम। अमाउंट वही 80,000 डेबिट और 80,000 क्रेडिट। जितना अमाउंट डेबिट का है उतना ही अमाउंट क्रेडिट का भी आ जाएगा। तो ये हमने 3 केस देखे। पहला केस जहां पे कोई भी अमाउंट क्लेम का नहीं है तो पूरा रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो गया। सेकंड केस जहां पर थोड़ा सा क्लेम था और बाकी का जो रिजर्व बचा उसको पार्टनर्स ने अपने ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। और तीसरा केस जहां पर हमारे पास जितना रिजर्व था उतना ही क्लेम का अमाउंट था, तो पूरा का पूरा अमाउंट रिजर्व का क्लेम में ट्रांसफर कर देंगे और पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए कुछ भी अमाउंट नहीं बचेगा। अब इसके बाद आता है हमारा फोर्थ केस, जहां पर क्वेश्चन में दिया है इफ क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड ₹1 लाख। मतलब ये चौथा केस जो मैंने आपको बताया था कि जब हमारे पास क्लेम का अमाउंट ज्यादा हो और रिजर्व का अमाउंट कम हो, तो हम क्या करेंगे उस केस में। हमारे पास क्लेम है हमारा केस 4, क्लेम 1 लाख का है और रिजर्व 80,000 है। तो यहां पर मैंने बताया था कि वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम अकाउंट। मतलब यहां मैंने बताया था कि जब भी हमारे पास रिजर्व का अमाउंट कम होता है और क्लेम का अमाउंट ज्यादा होता है तो रिजर्व 80,000 जितने से क्रेडिट था उतने से इसको डेबिट करके राइट ऑफ कर दिया। क्लेम हमको कितना देना है 1 लाख रुपीज, तो क्लेम में हमने 1 लाख दिखा दिया क्रेडिट में। 1 लाख देना था, 80,000 हमारे पास रखा था, बाकी का 20,000 रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट कर दिया जाएगा। मतलब ये फर्म के लिए एक लॉस है, एक इंक्रीज इन लायबिलिटी है कि हमको पेमेंट करनी है 20,000 की। अब इस 20,000 जो लॉस हुआ है, इस लॉस को, इसको मैं यहां लिख दे रहा हूं लॉस, इस लॉस को पार्टनर्स अपने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो जब इस लॉस को राइट ऑफ करना होगा, लॉस ऑलरेडी डेबिट है, इसको राइट ऑफ करेंगे तो क्रेडिट करेंगे, तो पार्टनर्स की कैपिटल डेबिट हो जाएगी। एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब यहां पर रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे हम। रीवैल्यूएशन में अमाउंट आ जाएगा 20,000 क्रेडिट में और यहां पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 20,000 इंटू 2/5। तो यहां पर आ जाएगा 8,000, यहां पर आ जाएगा 8,000
और यहाँ पर सी में आ जाएगा 4000। बी का भी 2/5 और सी का 1/5। तो इस तरह से हमारा ए डेबिट, बी डेबिट, सी डेबिट, टू रिवैल्यूएशन। जो भी एडिशनल लॉस हुआ, इस लॉस को पार्टनर्स अपने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लॉस था, कैपिटल डेबिट होगी बिकॉज इट विल डिक्रीज इन कैपिटल, इट विल रिजल्ट इन डिक्रीज इन कैपिटल। और रिवैल्यूएशन जो डेबिट हुआ था उसको क्रेडिट करके उसका इफेक्ट खत्म करना है हमको। तो इस तरह से हम अपने सारे रिजर्व्स, इनमें से कोई भी एक कंडीशन हमारे एक बड़े से क्वेश्चन में 8 मार्क्स के क्वेश्चन में आती है, तो इस सारी कंडीशंस में से कोई भी एक केस जो आएगा वो हमको उसी तरह से हमको क्वेश्चन में डील करना है। अगर आपका ये वाला केस आ जाता है तो इसमें आप रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड दिखाएंगे जहां पर क्लेम ज्यादा है, रिजर्व कम है। जब रिजर्व है लेकिन क्लेम कुछ नहीं है तो सीधा पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जितना रिजर्व पड़ा है पूरा। अगर रिजर्व हमारा ज्यादा है, क्लेम थोड़ा सा कम है, तो उस केस में हम जितना रिजर्व, रिमेनिंग रिजर्व होगा उसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये अलग अलग तीनों केस हैं जो मैंने आपको 4 केस अभी इस क्वेश्चन के माध्यम से समझाए हैं। तो आप इनको क्वेश्चन में जो है डील कर सकते हैं आराम से।